Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about procedure of changing name of a state. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. तो किसी भी स्टेट का अगर नाम बदलना है तो उसको लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो अप्रोच दिया गया है। पहला प्रोसीजर है या पहला अप्रोच है जिसमें प्रेसिडेंट स्टेट के नेम चेंज का प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। तो होता क्या है कि प्रेसिडेंट में रेफर अ बिल टू द पार्लियामेंट। तो एक बिल लाया जाएगा पार्लियामेंट में ऑन और आफ्टर रेफरेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। लेकिन पार्लियामेंट में वो बिल लाने से पहले, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट का नाम बदलना है, तो उस बिल को पार्लियामेंट में लाया जा सकता है आफ्टर रेफरेंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट। लेकिन पार्लियामेंट में उस बिल को लाने से पहले उस बिल को पहले भेजा जाएगा उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जिससे रिलेटेड वो बिल है, यानी कि जिस स्टेट का नाम बदला जा रहा है उस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा जाएगा और उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना ओपिनियन देना होगा विथ रेस्पेक्ट टू द बिल इन अ स्टिपुलेटेड टाइम कि भाई हम आपके स्टेट का नाम ऐसे ऐसे बदल करके ये करना चाह रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, आप अपना ओपिनियन 6 महीने के अंदर हमें भेजिए। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब अपना ओपिनियन भेज देती है इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में वो बिल लाया जाता है और फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। बट आपको मैं बता दूं अच्छे से कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो भी ओपिनियन है दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन आइदर द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ओपिनियन बस मांगा जाता है, बट उसके कारण कोई पार्लियामेंट के डिसीजन पे कोई फाइनल बाइंडिंग तरीके से अंतर नहीं आने वाला। यानी कि मान लीजिए किसी स्टेट ए का नाम बदल करके बी करना है और उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा कि नहीं हमें तो यह नाम पसंद नहीं है, बट फिर भी अगर पार्लियामेंट इस डायरेक्शन में बिल पास कर दे तो उस स्टेट का नाम ए से बदल करके बी हो जाएगा। सो द बिल आफ्टर द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज expressed its opinion on the bill, then the bill is again sent back to the parliament, then parliament votes on the bill and the decision is taken on the basis of simple majority। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं, आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स अ लॉ एंड दैट इज हाउ द नेम ऑफ द स्टेट गेट्स मॉडिफाइड। तो ये जो स्टेट्स के नाम बदलने का जो प्रोसीजर है ये रिलेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 से। बेसिकली जो हमारा पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट डील्स विथ आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, उसमें आर्टिकल 1 में हमारा देश का नाम मेंशन किया हुआ है। आपने अगर आर्टिकल 1 पढ़ा होगा तो देखा होगा, वहां पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया और भारत दो ऑफिशियल नाम हो गए हमारे देश के अंडर आर्टिकल 1। फिर आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ सम न्यू स्टेट, अगर कोई नया स्टेट हम अक्वायर करते हैं तो। आर्टिकल 3 इज एसोसिएटेड विथ ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज और रिनेमिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये जो करंट कॉन्टेक्स्ट है दैट इज एसोसिएटेड विथ आर्टिकल 3। फिर आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंतर्गत अगर कोई भी बदलाव किया जाता है, यानी कि कोई नया स्टेट अगर इंक्लूड किया जाता है अंडर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी स्टेट की बाउंड्री बदली जाती है या एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम बदला जाता है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आर्टिकल 4 talks about laws made under Article 2 and Article 3 to provide for the amendment for the first and the fourth schedule। फर्स्ट शेड्यूल में हमारे जो संविधान के 12 शेड्यूल हैं उसमें से पहले शेड्यूल में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे हैं। तो आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 की मदद से कोई बदलाव किया जाता है तो फर्स्ट शेड्यूल को बदलना होगा, फोर्थ शेड्यूल को बदलना होगा। तो वही बातें यहाँ लिखी गई हैं कि अमेंडमेंट किया जाएगा, बट दैट अमेंडमेंट इन शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4 because of any change due to आर्टिकल 3 and आर्टिकल 2, इसके लिए जो भी अमेंडमेंट करना है शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये सब बेसिक पॉलिटी की बातें हैं। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जरूर पढ़ रखा होगा, मैं तो बस वो कॉन्सेप्ट ब्रशअप करा रहा हूँ। तो वापस से मुद्दे पे आइए। आर्टिकल 3 में बात की गई है कि स्टेट के नाम को चेंज किया जा सकता है।
और उसके लिए एक तरीका है कि प्रेसिडेंट इस कॉन्टेक्स्ट में प्रपोजल स्टार्ट करें। दूसरा तरीका है कि अ प्रपोजल इन दिस कॉन्टेक्स्ट कैन बी स्टार्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करे कि भाई हम अपने स्टेट का नाम बदल करके ए से बी करना चाहते हैं, फिर वो रिजोल्यूशन को भेजे यूनियन गवर्नमेंट के पास। यूनियन गवर्नमेंट में भी इस तरह का रिजोल्यूशन जाता है यूनियन होम मिनिस्ट्री को, और यूनियन होम मिनिस्ट्री फिर कैबिनेट के सामने ये प्रपोजल रखती है, और फिर कैबिनेट अगर फैसला करे तो फिर इस डायरेक्शन में एक बिल रखा जाता है पार्लियामेंट में, और अगर वो बिल पास हो जाए सिंपल मेजोरिटी से तो फिर उस स्टेट का नाम बदला जा सकता है। तो दो तरीके हैं स्टेट के नाम बदलने के, या तो प्रेसिडेंट शुरू करेंगे, नहीं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुरू करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट इवन इफ सच प्रपोजल डज नॉट कम फ्रॉम द कंसर्न स्टेट। स्टेट अगर प्रपोजल देता है तब भी पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, और अगर स्टेट के तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया तब भी पार्लियामेंट नाम बदल सकता है। और यही कारण है कि ये जो नाम बदलने का या स्टेट के बाउंड्रीज को जो ऑल्टर करने का जो पावर दिया है हमारे संविधान ने इंडिया के पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 3, दिस प्रोविजन इज समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग एंटी फेडरल फीचर, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स के जो अपने पावर फंक्शंस जुरिडिक्शन वेल डिफाइंड होते हैं दैट कुड नॉट बी इंक्रोच्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन पार्लियामेंट। लेकिन कई सारे जगहों पे हम देखते हैं कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके पावर फंक्शंस डिफाइंड तो हैं, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कई सारे तरीके दे रखे हैं यूनियन लेजिस्लेचर को या यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को कि स्टेट के पावर और फंक्शंस में इंक्रोच करने के लिए। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड एज एंटी फेडरल या यूनिटरी बायस। ध्यान देने वाली बात एक और है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ब्रॉट अंडर आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ ए स्टेट और इंक्लूजन ऑफ एनी न्यू स्टेट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो अमेंडमेंट के तीन तरीके आपने जरूर पढ़े होंगे बेसिक पॉलिटी क्लास में। जब सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट किया जाता है, जब कोई नया स्टेट बनाना है जैसे तेलंगाना बन गया ये सब, तो इन सब में जो अमेंडमेंट किया जाता है दैट इज डन बाय सिंपल मेजोरिटी एंड दैट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 368। फिर जो अमेंडमेंट्स एम्बिट ऑफ 368 के आर्टिकल में आते हैं, यानी कि जो भी अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के एम्बिट में आते हैं उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, और उनको दो तरीके से पास किया जा सकता है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो फेडरल नेचर के नहीं हैं, उसमें देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेंथ, राइट। एंड एक होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द 50% ऑफ द स्टेट्स। तो जो मुद्दे जिसमें फेडरल प्रोविजंस में बदलाव किए जाने होते हैं उन मुद्दों में पार्लियामेंट के अंदर तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही, उसके अलावा कम से कम 50% स्टेट लेजिस्लेचर्स सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करे तभी जाकर के वो एक्सेप्ट होता है। तो ये है अमेंडमेंट के तरीके। सिंपल कुछ नाम वगैरह बदलना है तो दैट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 368, लेकिन आर्टिकल 368 के अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। नाम वगैरह वगैरह बदलने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। नाम वगैरह के अलावा अगर जो कोई मेजर चेंजेस करना है तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें भी अगर फेडरल फीचर है तो स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय 50% स्टेट्स। अगर फेडरल फीचर नहीं है तो ओनली स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट से अमेंडमेंट हो जाता है। अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, आखिर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने भारत सरकार को प्रपोज किया है कि वो केरला का नाम बदल करके केरलम करना चाहते हैं, यानी कि ये मेथड उन्होंने फॉलो किया है। रिजोल्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ केरला सो दैट दे कुड चेंज द नेम ऑफ केरला फ्रॉम केरला टू केरलम। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि केरलम इज द राइट वर्ड एज पर देम इन मलयालम। मलयालम में केरलम ही सही वर्ड होगा। कुछ पुराने एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पे स्टेट्स के नाम बदले गए हैं। तो उड़ीसा का नाम ऐसे था 2008 तक, उड़ीसा ऐसे लिखते थे, उसको बदल करके ये किया गया उड़ीसा। दैट वाज डन इन 2010। इसके लिए एक रिजोल्यूशन भेजा था उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2008 में, और जिस रिजोल्यूशन के बेसिस पे पार्लियामेंट ने कानून पास किया और उड़ीसा का नाम बदल गया।
ऐसे ही वेस्ट बंगाल ने भी प्रपोजल भेजा था कि वो वेस्ट बंगाल का नाम बदल करके बांग्ला करना चाहते हैं, बांग्ला फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लेकिन भारत सरकार ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो बांग्ला वो इसलिए करना चाहते थे ताकि जो लिस्ट में नाम आता है स्टेट्स का, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, समथिंग लाइक दैट, तो उसमें वेस्ट बंगाल का नाम सबसे नीचे आ जाता है। तो वो बांग्ला करना चाहते थे ताकि नाम ऊपर हो जाए, ठीक है, लेकिन वो भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। तो एक उड़ीसा का एग्जाम्पल है जहां पे भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया, वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल है जहां रिजेक्ट किया। केरला के केस में देखेंगे कि यूनियन लेजिस्लेचर इसको एक्सेप्ट करके पार्लियामेंट में बिल लाती है या नहीं। प्रोसीजर फॉर चेंजिंग नेम ऑफ अ स्टेट आर्टिकल 3 में दिया गया है, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय द प्रेसिडेंट और इनिशिएटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल फॉर नेम चेंज in the respective state legislative assembly has to be brought, and that state legislative assembly to give uh, बिल फॉर नेम चेंज इज फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट टू द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इट गिव्स इट्स व्यू इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एंड देन अल्टीमेटली द पार्लियामेंट डिसाइड्स बाय सिंपल मेजोरिटी, बट पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज व्यू। दूसरा तरीका है नाम बदलने का, इनिशिएटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इटसेल्फ, जिसमें एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट टू द यूनियन गवर्नमेंट, वहां की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, यूनियन गवर्नमेंट में पुट अ बिल इन द पार्लियामेंट इन दिस रिगार्ड, but union government is again not bound by the state legislature. Examples in the past, Orissa, West Bengal हमने देखा, current is the example of Kerala. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम भारत सरकार की ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 5 स्कीम्स एक साथ आते हैं। ये एक ब्रॉडर स्कीम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत 5 स्कीम्स आते हैं। ये है 5 स्कीम्स जो ओवरऑल मिलाकर के जिनको कहते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वो है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा स्कीम। ये सब कैसा है, ये पांचों स्कीम के अंतर्गत अलग अलग तरीके के जो डेस्टिट्यूट लोग हैं, जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनको मंथली पेंशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन में 200 से रुपए 500 रुपए तक का पेंशन दिया जाता है सीनियर सिटीजन को, विडो में 300 से 500 रुपए का पेंशन दिया जाता है, डिसेबिलिटी में 300 रुपए का पेंशन दिया जाता है, और ये जो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है 20,000 रुपए दिए जाते हैं उन परिवार को जिनका जो ब्रेड ओनर ऑफ द फैमिली, यानी कि अकेला कमाने वाला इंसान की अगर डेथ हो जाती है तो 20,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाता है। अन्नपूर्णा स्कीम में 10 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन प्रोवाइडेड पर मंथ फॉर सीनियर सिटीजन हु आर नॉट रिसीविंग एनी पेंशन, उनको 10 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाता है अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत। तो ये सब स्कीम से मिला करके कहा जाता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, विच इज पार्ट ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। It was started on 15th August 1995, and National Social Assistance Program is considered to be implementation of Article 41, which is mentioned in DPSP Part 4 of the Constitution. आर्टिकल 41 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें हमारे संविधान ने, डीपीएसपी तो आपको वैसे भी पता है, इट इज अ डायरेक्टिव बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू आवर गवर्नमेंट, इट इज नॉट बाइंडिंग, इट इज नॉट जस्टिसिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बट आर्टिकल 41 जो है, जो डीपीएसपी का हिस्सा है, वो बेसिकली एक गाइडेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से भारत सरकार को, जिसमें कहा गया है कि द स्टेट शुड प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू द सिटीजंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो इसी आर्टिकल 41 के एसेंस को पूरा करने के लिए, डायरेक्शंस को पूरा करने के लिए भारत सरकार 1995 में लेकर के आई नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अभी करंट न्यूज इससे रिलेटेड क्या है कि सीएजी ने, हमारे देश की जो सुप्रीम ऑडिट एजेंसी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसने हाल फिलहाल में भारत सरकार के खर्चों को स्टडी किया है अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने 2017-18 से लेकर के 2020-21 तक में फंड डाइवर्ट किया है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का फंड डाइवर्ट किया है दूसरे स्कीम्स के लिए। तो यही काम होता है सीएजी का। आपने बेसिक पॉलिटी में जरूर पढ़ रखा होगा कि सीएजी इज अ सुप्रीम ऑडिटर बॉडी, इट इज कंसिडर्ड एज एन वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन फॉर इंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, कि हमारी सरकार सारे खर्चे जो हैं वो जुडिशियस तरीके से करे, कोई भी अनप्लैंड
खर्चे ना करे, जिसके लिए बिल ना रखा गया हो पार्लियामेंट के सामने, तो ये सब देखना सीएजी का काम होता है। दैट इज वाई सीएजी इज कंसिडर्ड टू बी एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट अथॉरिटी इन आवर कंट्री। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑल्सो। तो उसी ने ये ऑडिट करके बताया कि आप नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का पैसा पिछले 4 सालों से डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरे स्कीम्स के अंतर्गत। दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच टू डू, यही बात है। बट ये करंट न्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इससे कुछ और नई नई बातें आपको बताना चाहता हूं इस करंट न्यूज की मदद से। देखिए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम मेरा बताना उद्देश्य था इस आर्टिकल की मदद से। द करंट न्यूज इज लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट वाज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। अब नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो अब मैं इस पे थोड़ा बिल्ड करना चाहता हूं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का क्या मतलब होता है। बेसिक क्लासेस में तो मैंने पढ़ाया है, बट एक बार फिर यहां देख लेते हैं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, भारत सरकार की स्कीम्स को दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को फिर तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कोर, कोर ऑफ द कोर एंड ऑप्शनल। तो ये तीन डिवीजन बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं मोटा मोटा कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बीच में क्या अंतर होता है। देखिए, दोनों भारत सरकार की स्कीम है, बट सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जो फंडिंग है इट इज इंटायरली बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की जो फंडिंग है वो थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट देते हैं, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं। ज्यादातर केसेस में 70% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है तो 30% स्टेट गवर्नमेंट, या 60% सेंट्रल गवर्नमेंट तो 40% स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत नॉर्मली वो मुद्दों पे, उन इश्यूज पे स्कीम लाया जाता है विच बिलोंग्स टू द यूनियन लिस्ट, जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स उन मुद्दों पे लाया जाता है वो स्कीम्स विच बिलोंग टू द स्टेट लिस्ट। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसा भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल के देते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करती हैं स्टेट गवर्नमेंट ही। जबकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम भारत सरकार पैसा देती है और इंप्लीमेंट भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही। इसका एग्जांपल हो सकता है मुद्रा योजना, भारत नेट एंड ऑल। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का एग्जांपल हो सकता है एमजी नरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसीलिए मैंने एनएसएपी को कहा था कि इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है जी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि सेंटर और स्टेट्स मिल करके चलाते हैं। अभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंदर भी तीन कैटेगराइजेशन है, सब कैटेगराइजेशन आप कह सकते हैं, कोर, कोर ऑफ द कोर एंड ऑप्शनल। और ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है इट कम्स अंडर, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कम्स अंडर कोर सेगमेंट ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये क्या मामला है, देखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यानी कि वो भारत सरकार की स्कीम जो स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए हैं, जिसपे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इंप्लीमेंट करते हैं, उनको 2014 में, 2014 में, जब मौजूदा सरकार पहली बार पावर में आई, एनडीए गवर्नमेंट इसको कहते हैं, मोदी सरकार पहली बार पावर में आई, उस वक्त सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या थी 66। उसको घटा करके एनडीए की सरकार ने 28 किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको कहा जाता है रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, कि जिनकी जरूरत है उनको रखो, जिनकी जरूरत नहीं उनको हटाओ। दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एनडीए गवर्नमेंट ने 66 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को घटा करके 28 किया, और जो 28 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बचे उनको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया। 6 को कहा गया कोर ऑफ द कोर, 20 को कहा गया कोर, और रिमेनिंग 2 को कहा गया ऑप्शनल। तो ऑप्शनल स्कीम्स वो हैं जिनमें स्टेट्स को मौका दिया जाता है कि वो चाहें तो ये स्कीम को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करें या ना करें। बाकी जो है वो 26 स्टेट्स को इंप्लीमेंट करना होता है भारत सरकार के साथ मिलकर के। तो कोर ऑफ द कोर विच इज पार्ट ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसके अंतर्गत आता है ये स्कीम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। उसके अलावा जो 5 और स्कीम्स जो कोर ऑफ द कोर में आते हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, सरल भाषा में कोर ऑफ द कोर मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स, तो वो इसके अलावा जो 5 है वो है एमजी नरेगा, अम्ब्रेला स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट, अम्ब्रेला स्कीम फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटीज, एंड देन अम्ब्रेला स्कीम फॉर बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप। ये सब है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। ये कैटेगराइजेशन किया गया 2014 में, जब मोदी सरकार पहली बार पावर में आई। तो अब जरा समझते हैं ये कैटेगराइजेशन किया क्यों गया, थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। ये पेज जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया है, ये पेज को अगर मैं समझा पाऊं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन पॉलिटी पेपर एज वेल एज इकोनॉमी पेपर।
तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 2014 तक जब मोदी सरकार आई तब तक थे 66, उसको घटा करके मोदी सरकार ने किया 28। वैसे ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स भी कई सारे थे, उनको ओवर पीरियड ऑफ टाइम घटाया गया। ऐसा क्यों? वाई रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स? जो जरूरी थे उनको रखा गया, जो नहीं थे उनको हटाया गया। क्योंकि भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को फिस्कल फ्रीडम देना चाहती थी कि वो अपने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने अपने स्टेट में स्कीम्स लाए, ना कि भारत सरकार सारे स्टेट्स के लिए एक साथ स्कीम डिसाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, केरला के अंदर एजुकेशन रिलेटेड, एलिमेंट्री एजुकेशन रिलेटेड स्कीम का उतना महत्व नहीं जितना बिहार में। भारत सरकार सेंटर से बैठ करके, दिल्ली से बैठ करके समग्र शिक्षा अभियान चलाए, जिसमें केरला और बिहार दोनों में समग्र शिक्षा स्कीम चलाए, तो दैट इज मीनिंगलेस इन द स्टेट ऑफ केरला, बट इट इज कंप्लीटली मीनिंगफुल इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज्ड कि इतने सारे जो हम सेंट्रल स्कीम्स चला रहे हैं, दिल्ली से बैठ के पूरे इंडिया के लिए स्कीम बनाते हैं, वन साइज फिट ऑल अप्रोच, इट इज नॉट ए राइट अप्रोच। इससे अच्छा क्या किया जाए, स्टेट्स को ज्यादा पैसा दिया जाए उनके हाथ में, और भारत सरकार अपने स्कीम्स को थोड़ा घटा दे। स्टेट्स को सीधा सीधा पैसा दिया जाए उनके हाथ में, ताकि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से, केरला अपनी प्रायोरिटीज को देखे, बिहार अपनी प्रायोरिटीज को देखे। तो ये सोच रखती है मौजूदा एनडीए की गवर्नमेंट कि फिस्कल फ्रीडम दिया जाए स्टेट्स को, जिसको हम लोग फिस्कल फेडरलिज्म कहते हैं, वेयर स्टेट्स शुड बी गिवन मोर एंड मोर ऑटोनॉमी टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस इन देयर ओन रेस्पेक्टिव एरिया। इसके लिए क्या किया गया, एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स घटाए गए जहां से पैसा बचेगा, दूसरे तरफ भारत सरकार के तरफ से जो टैक्स का पैसा डिवॉल्यूशन किया जाता है। आई होप आपने फाइनेंस कमीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पॉलिटी में, कि फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से भारत सरकार की जितनी भी टैक्स से होने वाली कमाई है, उसका एक हिस्सा भारत सरकार को देना होता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो आप देखिए 2015 में फाइनेंस कमीशन आया, फाइनेंस कमीशन नंबर 40। एक तरफ मोदी सरकार आई 2014 में, 2014-15 में उन्होंने स्कीम्स को घटाया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को, और दूसरे तरफ फाइनेंस कमीशन 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे उन्होंने स्टेट्स को जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया। यानी कि स्टेट्स के हाथ में अब ज्यादा पैसा जाएगा और स्टेट्स अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसे खर्च करेंगे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब वन साइज फिट ऑल अप्रोच वाला पॉलिसी ना अपनाते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम स्कीम्स बनाएगी, उसने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स घटा दिए और बेसिक स्कीम्स रखे, जिसको उन्होंने कहा कोर ऑफ द कोर या कोर स्कीम्स। आई जस्ट होप कि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कन्वे कर पाया। सब क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड हर साल कुछ ना कुछ सवाल आता ही है। इस बार एपीएससी मेंस में भी आया है, इसमें नीति आयोग को भी उन्होंने डाल दिया है कि नीति आयोग प्लेज ए रोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। यू सी व्हाट नीति आयोग है। भारत सरकार, जो मौजूदा मोदी सरकार है, उन्होंने फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए कई सारे काम किए। ये एग्जाम्पल है फिस्कल फेडरलिज्म का, कि स्टेट्स को ज्यादा पैसा दीजिए डायरेक्टली उनके हाथ में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स को थोड़ा घटा दीजिए, क्योंकि भाई जब स्टेट्स को ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो हम कैसे इतना स्कीम चला पाएंगे। और सिमिलरली उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग ले आया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन वुड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग ऑल द schemes that central government should run for entire country together, उसको हटा कर को ले आए नीति आयोग, विच इज बेसिकली वर्किंग इन अ मोर फेडरल मैनर और डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। इट डज नॉट इम्पोजेज आइडियाज ऑन द स्टेट्स। तो प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग को लाना, फाइनेंस कमीशन पर 32% से 42% टैक्स डिवॉल्यूशन करना, और रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का घटना, तीनों को एक साथ आपको देखना चाहिए इन लाइन विद द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वन ऑफ द सिक्स कोर ऑफ द कोर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। यहाँ 5 को 6 कर लीजिएगा प्लीज आंसर लिखते वक्त, 6 में से एक है, इसके अलावा यानी कि और 5 है। रैशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 66 से घटा करके 28 कर दिया गया, उसमें से 6 है कोर ऑफ द कोर, 20 है कोर और 2 है ऑप्शनल। ये बात बस आपको अच्छे से समझ लेनी है।
कि एक तरफ जो रैशनलाइजेशन किया गया है सेंट्रल स्कीम्स का, यानी कि सेंट्रल स्कीम्स को घटाया गया है, और दूसरे तरफ जो टैक्स डिवॉल्यूशन बढ़ाया गया है अंडर रिकमेंडेशन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, दे आर ए कोऑर्डिनेटेड एक्शन विच इज इन लाइन विथ फिस्कल फेडरलिज्म. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. काफी छोटा सा आर्टिकल है. देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स अलग अलग साइज के होते हैं. जैसे लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर होगा, उसकी कैपेसिटी 700 मेगावाट या उससे ज्यादा होती है. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की कैपेसिटी 300 मेगावाट के आसपास होती है. एंड माइक्रो रिएक्टर जो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, उसकी कैपेसिटी बहुत छोटी रहती है, 10 मेगावाट के आसपास. तो अब हमारी सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोकस कर रही है कि हमारे देश के अंदर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को प्रमोट करे. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस होगी, विच इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. बट एट द सेम टाइम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं वो सिटीज के बाहर लगाए जा सकते हैं स्टैंड अलोन तरीके से. जो एक एक सिटी के लिए अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जा सकते हैं, जो पर्टिकुलर सिटी को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं इन अ कंटिन्यूअस मैनर. तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है उनकी मनूवरिंग भी आसान होती है, उनको हम लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से लगा भी सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनर्जी इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. देखिए, जो लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर्स होते हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या होती है, ये बड़ा एरिया लेते हैं, काफी लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको फिर नेशनल ग्रिड के थ्रू पूरे देश भर में सप्लाई करना होता है. और इनके सबसे बड़ा इनका फियर है कि अगर थोड़ा सा भी न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ तो दैट मे बी हाईली कैटेस्ट्रॉफिक. हमको पता है कैसे चीजें हुई हैं, जैसे चेर्नोबिल रिएक्टर एक्सप्लोजन हुआ था यूक्रेन के अंदर 1986 में, फुकुशिमा इन जापान. तो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में ज्यादा खतरा है. तो अब भारत सरकार फोकस कर रही है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे ज्यादा फोकस करे. क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, सिंपल भी है, इजी टू हैंडल भी है, फ्लेक्सिबल इन डिजाइन भी है. अभी सीधा सीधा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आप से मेंस में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए इस तरीके का, जो आता ही रहता है कि क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए या इंडिया अपने पंचामृत कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या कर सकती है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को हाल फिलहाल में प्रमोट किया जा रहा है. तो नेक्स्ट, इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन ने आपको दे रखा है. Please attend this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about retirement age of ASA workers. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from our syllabus GS paper 5 असम issues point of view. देखिए, आशा वर्कर्स के बारे में समझते हैं, ये कौन है. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया गया था हमारे देश के अंदर 2006 में. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का मुख्य पर्पस था कि रूरल एरियाज में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है, उस कमी या गैप को मेकअप किया जाए बाय ट्रेनिंग लोकल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड देन यूजिंग दीज लोकल हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर सप्लाइंग सम बेसिक हेल्थ रिलेटेड नीड्स ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज. तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही फिर क्या किया गया कि रूरल एरियाज में हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो कमी उसको पूरा करने के लिए हर गांव से लगभग एक या दो औरतों को, लेडीज को ट्रेनिंग देनी शुरू की गई, जिनको कहा गया आशा वर्कर. टारगेट कैसा है कि कम से कम 1000 पॉपुलेशन पे एक आशा वर्कर हो. आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. एक्रीडेटेड मतलब ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर रेटिंग दी जाएगी, फिर वो फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा की तरह काम कर सकती है. तो दैट वाज बेसिकली डन इन ऑर्डर टू प्लग द गैप of human resource with respect to health professionals in rural areas. तो आशा वर्कर्स के कई सारे काम हैं. अवेयरनेस क्रिएट करना रूरल एरियाज में रिगार्डिंग सैनिटेशन, हाइजीनिक प्रैक्टिस एंड ऑल. आशा वर्कर्स का जो सबसे मुख्य काम है वो ये है कि विमेन जो है गांव के एरियाज में, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड उनको बेहतर से बेहतर जानकारी दे कि दो बच्चों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग का कितना सिग्निफिकेंस है, इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कि फैमिली प्लानिंग वगैरह, इन सब के सारे इंफॉर्मेशंस वो आशा वर्कर्स विमेन को पहुंचाएं रूरल एरियाज में. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ विमेन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट विमेन एंड चिल्ड्रन इज द मेन रोल ऑफ आशा वर्कर्स. और नॉर्मली डिलीवरी के टाइम में हॉस्पिटल में जाना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंश्योर कराना, ये सब काम होता है आशा वर्कर्स का. अभी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी, इन दोनों का रिलेशन समझिए. देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र आपने देखे होंगे ऐसे गांव में. आंगनवाड़ी केंद्र जो बनाए गए गांव में, दे हैव बीन डेवलप्ड इन 1975 और
दे हैव बीन डेवलप्ड सिंस 1975 यूएसए अंडर ए स्कीम जिसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम, आईसीडीएस प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया भारत सरकार द्वारा 1975 में, जिसमें ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए गए गांव-गांव में, जहां पे आंगनवाड़ी जो बहन जी हम लोग कहते हैं या आंगनवाड़ी जो एक्टिविस्ट हैं वो रहती हैं। उनका काम होता है कि गांव के जो औरतें हैं और उनके जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका न्यूट्रिशन का ध्यान दें और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की बेसिक पढ़ाई-लिखाई का ध्यान दें। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स तो बनाए गए 1975 से अंडर आईसीडीएस प्रोग्राम। अब देखिए किस तरीके का इकोसिस्टम होता है विमेन एंड चिल्ड्रन के हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इन द रूरल एरियाज। ब्लॉक लेवल पे एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसकी वैकेंसी एपीएससी के थ्रू ही आती है, सीडीपीओ। सीडीपीओ के अंतर्गत फिर आती है मुख्य सेविका, हु रिपोर्ट्स टू सीडीपीओ। और फिर मुख्य सेविकाओं के अंदर आते हैं 40 से 60 आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो आंगनवाड़ी केंद्र को संभालती हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को फिर के उनके नीचे आती हैं आशा वर्कर्स। तो एक गांव में ये आंगनवाड़ी केंद्र है, तो आंगनवाड़ी जो बहन जी होंगी उनके नीचे फिर आशा वर्कर्स आती हैं, जिनकी ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी, आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की होती है। अब करंट न्यूज पे आते हैं। आई होप रूरल एरियाज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन को लेकर के कैसा इकोसिस्टम है वो आपको समझ आ गया है। देखिए हमारे स्टेट आसाम में लगभग 32,000 आशा वर्कर्स हैं। मोटा मोटा डेटा ध्यान में रखिए, आंसर राइटिंग वगैरह में काम आता है। आसाम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, आशा वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए अब उनकी रिटायरमेंट एज 60 साल फिक्स कर दी है। नॉर्मली लोग 45 साल के बाद उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाता था, 60 साल रिटायरमेंट एज फिक्स की है। उसके अलावा आशा वर्कर्स के लिए मॉनेटरी कंपनसेशन भी अनाउंस किया है, जब अगर वो रिटायर होती है तो उनको 2 लाख रुपए का मॉनेटरी कंपनसेशन मिलेगा रिटायरमेंट के वक्त। लेकिन हाँ, ये मॉनेटरी कंपनसेशन 2 लाख का तभी मिलेगा जब उन्होंने कम से कम 10 साल जॉब किया हो। ये नहीं कि 59 ईयर्स में ज्वाइन किया, 60 ईयर में रिटायर हो गए, 2 लाख रुपए ले लिए। अगर 10 साल जॉब किया है और 60 साल की उम्र से पहले रिटायर होना चाहते हैं तो 50% ऑफ द मॉनेटरी कंपनसेशन यानी कि 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं। इससे रूरल एरियाज में विमेन का फाइनेंशियल थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी आएगा आशा वर्कर्स का, और मोटिवेशन भी मिलेगा। आशा वर्कर्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2006 के अंतर्गत 1 आशा एक्टिविस्ट पर 1000 पॉपुलेशन का टारगेट है। एम इज टू फुलफिल द गैप ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स इन रूरल एरियाज, बट मेन फोकस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ विमेन एंड इम्यूनाइजेशन। इकोसिस्टम कैसा है? सीडीपीओ या आईसीडीएस आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए गए हैं, आशा वर्कर्स उनके अंतर्गत आते हैं जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है। Current news: Assam government has increased the retirement age to 60 years and retirement monetary benefit of 2 lakh rupees. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने हिंट्स दिया था, हिंट से आपको पता लग गया था कि पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत होते ही एलिमिनेशन मेथड से यू गेट द आंसर 2 एंड 3। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल से रिलेटेड पहला डेफिनेशन तो सही है, बट दूसरा गलत है। CO2 का थोड़ी हाईएस्ट है, CO2 का तो इनफैक्ट लीस्ट है अपने तुलना में, 1 ही है, तो करेक्ट आंसर इज 1. And Chandrayaan 1 predicted or confirmed the presence of water on moon. So correct answer is A. ECOWAS is related to West Africa. That's all from our side for today. Thanks for watching.